सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है। कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया है। जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी नहीं है तो ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है, इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है। ये बहुत सीधी सी बात है। उसी समय देखिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हुई और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। ईरान के साथ पंगा है। अब आप देखिए ना नक्शे में कहां बैठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ के बैठा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुड़ के बैठा है, उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। और सुनिए आगे की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो उन्होंने अपॉइंट करा है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर, ये पहली बार हुआ है, पहली बार कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया हैज बीन गिवन अ एडिशनल टास्क। एडिशनल रोल क्या है? टू बी अ स्पेशल ऑनबॉय फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब इसमें पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर का बहुत बड़ा काम है। कहने का मतलब ये है अगर सिंदूर हम नहीं करते तो बहुत चीजें ठीक रहती। लेकिन सिंदूर तो हमें करना था, हम कैसे हमला बर्दाश्त कर लेते? जी, हम हमला कैसे बर्दाश्त कर लेते? देखिए उसका भी एक अलग तरीका है, पर वो एक लंबी कहानी है। वो उसका किसी और रोज बात करेंगे। वो किसी और रोज ठीक है। बात अब करेंगे। मैं ये आगे थोड़ा जरूरी बढ़ना नहीं चाहती था। हूँ। जी, जी, आप कह रहे हैं कि कोई और तरीका जंग का हो सकता था, नहीं उसका जंग की जरूरत ही जरूरत नहीं ही थी। नहीं थी। अब देखिए उसको मैं एक और काम किया जो बिना सोचे समझे किया, वो 370 हटा दिया जम्मू कश्मीर में। जब हमने वो हटा दिया उसके बाद हमने नए नक्शे बनाए। उसमें हमने अक्षाय चिन्ह को दिखाया लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। चीन हमसे नाराज हो गया। तो उस वक्त से लेके चीन के सारे लीडर्स पब्लिकली कह रहे हैं दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सॉवरेनिटी। और उस समय से ये दोनों मुल्क जो है वो मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे। इसीलिए मैंने आपको जैसे कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये कई सालों की ट्रेनिंग है जो दुनिया ने देखी है, तो उसमें चीन की मदद थी बहुत बड़ी। कहने का मतलब ये है चीन खुद हिंदुस्तान से नहीं लड़ेगा, क्योंकि चीन हिंदुस्तान को अपने लेवल का समझता नहीं है। और आपने ये कहा कि इन तीनों जो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, बल्कि आप इकोनॉमिक पावर्स, 3 ग्रेट पावर्स, उसमें लेकिन नंबर 1 पे आप चीन को रख रहे हैं। मिलिट्री पावर में भी अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, देखिए विश्व गुरु तो भारत ने कह दिया हम बन गए हैं तो बन गए हैं। अब वो दुनिया माने ना माने वो एक दूसरी कहानी है। आप मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। जब कह दिया है एक सरकार ने कि हम 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री होंगे, तो मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे आपका रोड मैप दिखता नहीं है, आप कैसे बनेंगे? 2047 तक भी नहीं बन पाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसके लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। नहीं अचानक कोई जादू थोड़ी ना हो जाता है कि आपने ऐसे कर दिया साहब और ये हो गया। आज जो हमारे ड्रोन्स बनते हैं कुछ भी बनता है, वो सारी चीजें तो चीन से आ रही है या कहीं और से आ रही है। यहाँ कितना बन रहा है, R&D कितना है? देखिए ये सब गहरी बातें हैं, जिसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि जब चीन बनाता है अपना 5 ईयर प्लान तो उसमें मेरिटोक्रेसी है। हमने भी उनकी तबाही करी है, जैसे हम बता रहे हैं 9-10 मई की रात को उसकी हमने विजुअल्स भी दिखाए हैं। एयर वॉर एक अलग चीज होती है। उसका क्यों अलग होती है? क्योंकि उसमें बहुत सालों की मेहनत होती है। जो हमने काम किया या बाकी जो उन्होंने काम किया वो तो ये है ना कि आप S-400 ले आए, 3 महीने आपने ट्रेनिंग करी और हो गया काम। जब एयर वॉर थी और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उसका मतलब है उसमें उनकी सालों की मेहनत है। वो अहमियत है उस बात की। और अहमियत इस बात की है कि एयर टू एयर वॉर ये प्राइमरी रोल है, प्राइमरी मिशन है किसी भी एयरफोर्स का, ये झुठलाया नहीं जा सकता। तो मैं तो अपनी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज और एज अ जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, एक फौजी के तौर पे भी और एक पत्रकार के तौर पे भी। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जब आप ये सच बोलते हैं, चाहे ये सच कड़वा ही क्यों ना हो, चाहे सरकार ये सच ना सुनना चाहती हो सकता है जनता के खेमे को भी पसंद ना आए, लेकिन आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इस देश से प्यार है और आप ये चाहते हैं कि हमारी जो तीनों फौजें हैं वो मजबूत हों। नहीं, ये तो कहने की मुझे जरूरत भी नहीं है। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क में मैंने आर्म्ड फोर्सेज में नौकरी करी है, तो इसमें मुझे कोई कहने की तो बात है नहीं कि मेरा देश और मुझे प्यार है उससे। ऑब्वियसली आई लव माय कंट्री। या तो अब मुझे बताइए कि क्या इससे ये भी एक चीज एक्सपोज हो गई है कि खासकर हमारी एयरफोर्स, उसमें कमियां हैं, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हमें सबसे पहली बात तो इस बात को कबूल करना चाहिए कि हमें झटका मिला है और उसके बाद फिर हम उस कमियों को दुरुस्त करें। ऐसी कोई 3 चीजें आप बताइए जो भारत की सरकार सुनना नहीं चाहती, जो हमें एयरफोर्स में करना चाहिए। देखिए एयरफोर्स को मालूम है, एयरफोर्स से कुछ आला अफसर, रिटायर्ड अफसर मेरे से बात भी कर चुके हैं। ठीक है, जब बालाकोट हुआ था 2019 में, तो एक बड़ी कमजोरी जो देखी गई थी इंडियन एयरफोर्स की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें जैमिंग कर देते हैं कम्युनिकेशंस की दूसरे एनिमी के। तो वो एक कमी थी, उन्होंने बेहतर इसका प्रदर्शन किया था, तो वो कमी आज भी दिखी है। तो समझती है एयरफोर्स? हाँ, एयरफोर्स के सब अफसर समझते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। हमारी एयरफोर्स जो है वो एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है और मुझे कोई शक नहीं है एयर चीफ ने भी शायद राय दी हो प्रधानमंत्री को या जो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं कि शायद हमें इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट्स डाल दिए थे। सोच ये थी दुनिया के अंदर
कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है। कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया। जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी नहीं है तो ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है, इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है। ये बहुत सीधी सी बात है। उसी समय देखिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हुई और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। ईरान के साथ पंगा है। अब आप देखिए ना नक्शे में कहाँ बैठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ के बैठा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुड़ के बैठा है, उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। और सुनिए आगे की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो उन्होंने अपॉइंट करा है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर, ये पहली बार हुआ है, पहली बार कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया हैज बीन गिवन अ एडिशनल टास्क। एडिशनल रोल क्या है? टू बी अ स्पेशल ऑनबॉय फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब इसमें पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर का बहुत बड़ा काम है। कहने का मतलब ये है अगर सिंदूर हम नहीं करते तो बहुत चीजें ठीक रहती। लेकिन सिंदूर तो हमें करना था, हम कैसे हमला बर्दाश्त कर लेते? जी, हम हमला कैसे बर्दाश्त कर लेते? देखिए उसका भी एक अलग तरीका है, पर वो एक लंबी कहानी है। वो किसी और रोज बात करेंगे। वो किसी और रोज बात अब करेंगे। मैं ये आगे थोड़ा जरूरी बढ़ना नहीं चाहती था। हूँ। जी, जी, आप कह रहे हैं कि कोई और तरीका जंग का हो सकता था, नहीं उसका जंग की जरूरत ही जरूरत ही नहीं नहीं थी। थी। अब देखिए उसको मैं एक छोटा सा समझा देता हूँ। देखिए जैसे हम जानते हैं कि चीन जो है वो ईस्ट लद्दाख में हमारी टेरिटरी में बैठा है और वो मई 2020 से बैठा है। हम उसको फिजिकली उठा तो नहीं पाए ना। क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि उसके पास वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है। अगर हिंदुस्तान की फौज ने वॉर के फाइटिंग कैपेबिलिटी बनाई होती, 1990 में कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हुई, 35 साल में हमने वो नहीं बनाई, इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर भी करते रहे, क्योंकि वो डरते ही नहीं है। और अब सिंदूर ने ये साबित कर दिया है दुनिया को कि वो कम नहीं है। सीधी सी बात। अब मैं अगली बात पे आ जाती हूँ, वह है चीन। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा शब्द जिसको बोलने के लिए तैयार नहीं है भारत में लोग, तमाम तरह के कब्जे कर रखे हैं, चाहे अरुणाचल का हम जिक्र कर लें, चाहे हम किसी भी तरह से इसको देख लें, भारतीय फौजियों की हत्या करने से लेकर हर तरह से। चीन का फिलहाल मुझे आप ये बताइए कि उसकी ताकत को कोई ऐसा पैमाना है जो माप सके? देखिए चीन बहुत ताकतवर मुल्क है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। और वो चेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत दो लाइंस में। सारी जियोपॉलिटिक्स या सारी दुनिया का जो सोच थी वो थी फोकस्ड ऑन अमेरिका एंड यूरोप, पर चीन का इतना बड़ा राइज हुआ है, इकोनॉमिक राइज, इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है कि वो सारी की सारी सोच हमारे एरिया में आ गई है। वो सिर्फ चीन के कारण हुआ है। तो चीन आज दुनिया में तीन बड़ी ताकतें हैं, वो है अमेरिका, चीन और रशिया। चीन उनमें से एक है। तो चीन जो है वो उसका जो वो अपनी बराबरी है उसकी अमेरिका के साथ। लेकिन नंबर 1 है चीन इसमें, इन तीनों में, या नंबर 3 पर है? देखिए जब आप इकोनॉमिक पावर की बात करते हैं तो वो नंबर 1 है। और मिलिट्री? और जहां तक मिलिट्री पावर की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस जो है दुनिया में आज भी जो है 800 मिलिट्री बेसिस है अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप मेरी पर्सनल राय मांगते हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि अगले 5 साल के अंदर दुनिया को पता चल जाएगा कि चाइना इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। मिलिट्री के हिसाब से भी? देखिए मिलिट्री नहीं होता, सबसे बड़ी चीज होती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंपैक्ट करती है मिलिट्री को, टेक्नोलॉजी इंपैक्ट करती है इकोनॉमिक। और इसी टेक्नोलॉजी का फिर से वापस वही बार बार सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान प्लस चीन से भारत लड़ा और इसलिए भारत को मुश्किल हुई। ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी नहीं, वो एक अलग बात है। वो उसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी आपको बता देता हूँ। वो ये है, हमने एक और काम किया जो बिना सोचे समझे किया। वो 370 हटा दिया जम्मू कश्मीर में। जब हमने वो हटा दिया उसके बाद हमने नए नक्शे बनाए। उसमें हमने अक्षाई चिन्ह को दिखाया लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। चीन हमसे नाराज हो गया। तो उस वक्त से लेके चीन के सारे लीडर्स पब्लिकली कह रहे हैं दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सॉवरेनिटी। और उस समय से ये दोनों मुल्क जो है वो मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे। इसलिए मैंने आपको जैसे कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये कई सालों की ट्रेनिंग है जो दुनिया ने देखी है, तो उसमें चीन की मदद थी बहुत बड़ी। कहने का मतलब ये है चीन खुद हिंदुस्तान से नहीं लड़ेगा, क्योंकि चीन हिंदुस्तान को अपने लेवल का समझता नहीं है। और आपने ये कहा कि इन तीनों जो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, बल्कि आप नॉट इकोनॉमिक पावर्स, 3 ग्रेट पावर्स, उसमें लेकिन नंबर 1 पे आप चीन को रख रहे हैं। मिलिट्री पावर में भी अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि दुनिया को पता लग ही जाएगा। मैं देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस समय सबसे बड़ा लड़ाई चल रही है अमेरिका और दिस इज अबाउट व्हाट इज कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसमें लड़ाई चल रही है। तो उसमें ऑलरेडी आई कैन सी दैट चाइना इज अहेड। ओह यस। तो ये बताइए कि अब भारत और चीन जो हिंदी चीनी भाई भाई 60 के दशक से शुरू होकर अब 2025 में हम आ गए हैं, हम ये सफर भी बहुत लंबा रहा। कई लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई एक तरह से डर का स्लोगन था कि भाई भाई हमारे ऊपर हमला मत करना, हम जानते हैं तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? पहली बात के जी नहीं। अच्छा, क्योंकि जो हमारी ताकत थी दोनों की 1980s में बराबर थी।
बराबर थी। जी हाँ, और मैं आपको ये बता दूं कि दिसंबर 1988 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए थे चाइना को, और वहां वो मिले थे चाइनीज लीडर डंग शाओपिंग से। हम्म, वहां पर ये बात हुई थी कि बॉर्डर का मसला है, पर बॉर्डर के मसले को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द एशियन सेंचुरी। ये तब बात हुई थी 1988 में। वो दूसरी बात है, उन्होंने मेहनत करी, हमने नहीं करी, या जो भी कुछ है वो एक अलग कहानी है। कहने का मतलब ये है, आज भी चीन हमसे ये कह रहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, हमारी सरकार नहीं करना चाहती है। और उसका कारण ये है, अगर सरकार कोऑपरेशन करेगी, जैसे मैंने आपसे कहा, तो चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 कंट्री है दुनिया में। चाइना के पास हमसे ज़्यादा पैसा है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, पैसा बहुत है। हमारे को ये है कि चाइनीज़ के साथ अगर हम कोऑपरेशन करेंगे, तो जो हमारी कॉलोनियल लेगेसी हम समझते हैं कि हम राजा हैं साउथ एशिया के और इंडियन ओशन रीजन के, तो फिर जो है वो खत्म हो जाएगा पूरा। तो बेसिकली वी हैव अ माइंडसेट कि जीरो सम माइंडसेट। अगर हम उनसे दूर रहेंगे तो हम बेहतर बता है, सकते हैं हाँ। छोटे नेबर्स को, नेपाल को, इसको, मालदीव्स को, कि देखिए हम अभी भी राजा हैं और हम कर रहे हैं, वो हम उनको मदद करते हैं। बट कहने का मतलब ये है, हम ये मानने को तैयार नहीं है कि चीन आज बहुत बड़ी ताकत है। देखिए, हिंदुस्तान ने भी तरक्की करी है इकोनॉमिकली, बट वो एक पैमाना होता है तरक्की का। जो चीन की तरक्की है वो दुनिया ने कभी देखी नहीं, इतनी बड़ी है। लेकिन कुछ भी कर ले, चीन रहेगा तो एक डिक्टेटरशिप ही, हम चाहे बुरे ही सही, लेकिन है तो हम एक लोकतंत्र। जी देखिए, जितने आप लोकतंत्र है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। पहली बात, उस बात को आप छोड़ दीजिए, ये एक गलत सोच है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की। मैं इसमें मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब चीनियों से बात करता हूँ, चीनियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत में चुनाव होते हैं, भारत में बोलने की आजादी है। कौन सा मुझे चीनी पत्रकार आप बता अभी दीजिए मुझे आप। बोल रही थी कि मैं एंटी नेशनल करार कर दिया जाऊंगा अगर मैं ऐसे बात करूंगा। आप मुझे बता रही हैं आजादी है। कौन सी आजादी है, आप बताइए। लेकिन एक रिलेटिव आजादी तो है। अगर अगर एक देखें कि चीन में कितनी है और भारत में कितनी है, उसके हिसाब से चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। मैं दिल पे ईमानदारी हाथ से रख के मैं कह आपको रही हूँ कि हम लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें और आजादी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास बोलने की आजादी नहीं। देखिए, हम दोनों, इंडिया और चाइना, 1.4 बिलियन लोग हैं। अगर हम चीन के साथ नॉर्मल रिलेशंस करेंगे, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, मैनेजमेंट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। हमारा फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि आपको एक आदमी की इमेज बढ़ानी है दुनिया में। उसका मतलब ये है कि आज भी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि 80 करोड़ लोग जो है, राशन पे पलते हैं। अगर हमारी इतनी गुर्बत है, तो आप खुद सोचिए, उन्होंने 800 मिलियन पीपल को, दे हैव डन अ मिरेकल इन द वर्ल्ड, दे हैव पुल्ड देम आउट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन बोलने की आजादी नहीं है, कुछ कहने की आजादी नहीं है, देखिए, चुनाव नहीं होते। नहीं, उनके चुनाव होते हैं। देखिए, ये चीन की पूरी बात समझनी पड़ेगी, वो एक अलग सब्जेक्ट है। उनके प्रोविजनल चुनाव होते हैं, उनमें मेरिटोक्रेसी है। जैसे लोग ऊपर जाते हैं, ऐसे जादू से नहीं हो जाता। उनके जब प्लान्स बनते हैं, जैसे उन्होंने अभी 14th 5 ईयर प्लान उनका अभी खत्म हुआ है। उस प्लान में उन्होंने कहा था कि हम ये टेक्नोलॉजीज अपनी इजाद करेंगे, और 80% दे हैव अकम्प्लिश्ड। हमारे यहाँ जो प्लान्स बनते हैं वो तो ऐसे ही बन जाते हैं ना। डिरेल होते रहते हैं। हाँ, वो लेकिन IS देखिए अपने अल्पसंख्यकों पे कितना ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, वीगर मुसलमानों को किस तरह से उनका नरसंहार कर रहे हैं, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं अब करना देखिए, चाहता। ये आप अलग जगह चली गई हैं, यहाँ भी अब मैं उस पे, आप ज्यादा जानती हैं इस सब्जेक्ट पे। कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छी चीजें देखें चीन की, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हैं। आखिरी सवाल आपसे वो ये कि ये बताइए, इसका पूरी बातचीत का लब्बे लुबाब क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला? क्या भारत विश्व गुरु बन गया है? ये देखिए, विश्व गुरु तो भारत ने कह दिया, हम बन गए हैं तो बन गए हैं। अब वो दुनिया माने ना माने, वो एक दूसरी कहानी है। आप मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। जब कह दिया है एक सरकार ने कि हम 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री होंगे, तो मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे आपका रोड मैप दिखता नहीं है, आप कैसे बनेंगे? 2047 तक भी नहीं बन पाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसके लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। नहीं, अचानक कोई जादू थोड़ी ना हो जाता है कि आपने ऐसे कर दिया साहब और ये हो गया। आज जो हमारे ड्रोन्स बनते हैं, कुछ भी बनता है, वो सारी चीजें तो चीन से आ रही है या कहीं और से आ रही है। यहाँ कितना बन रहा है, R&D कितना है? देखिए, ये सब गहरी बातें हैं, जिसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि जब चीन बनाता है अपना 5 ईयर प्लान, तो उसमें मेरिटोक्रेसी है। जो लोग समझते हैं, वो उन लोगों को बुलाया जाता है। जब वो अपने प्लान बनाते हैं, तो 80% वो उसको हासिल करते हैं। ऐसे मुल्क तरक्की करते हैं। मुल्क, ये देखिए, ये डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये सब कहानी ठीक है, पर देखिए, अगर एक इंसान को खाना मिल रहा है, ठीक, उसको, अच्छा देखिए, आपको मैं एक और बात बताता हूँ। आज दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम चीन का है। जितने स्टेम स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, अमेरिका में नहीं है, चीन में है, बहुत ज्यादा। तो वो क्या करेंगे? वो साइंटिस्ट है, टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं, काम हो रहा है वहां पर।
आप इन बातों को ये देखिए। भी कहा जाता है कि ज्यादा डेमोक्रेसी होने से उस तरह के फैसले नहीं लिए जाते, खासकर जो है दक्षिणपंथी लोग इस बात को बहुत समझाते हैं कि टू मच डेमोक्रेसी है भारत में। खैर वो बहस अलग बात है। आखिरी बिल्कुल इसी सवाल का एक हिस्सा है, वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की जो एक पर्सनलाइज स्टाइल डिप्लोमेसी है कि देखिए मैं कितना मशहूर हूँ, देखिए मेरे लिए रेड कार्पेट बिछ रहा है, इसी ने भारत को एक तरह से फ्रेंडलेस कंट्री बना दिया है कि एक ऐसा देश जिसका अब कोई शायद ही कोई इस दुनिया के नक्शे पे दोस्त बचा हो। देखिए मेरी सोच कुछ और है, वो बहुत सीधी सी है कि दुनिया में इस समय जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है जिसका हम फायदा उठा रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है। अब कौन आदमी मशहूर बन गया है वो दूसरी बात है। मैं सोचता हूँ जो हमारे 80 करोड़ गरीब हैं उनके बारे में, मैं सोचता हूँ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में कि दे शुड बी स्ट्रांग, माय कंट्री शुड बी स्ट्रांग, एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड यू हैव टू सी हाउ टू मेक अ फॉरेन पॉलिसी दैट गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ इट। मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन रहे हैं या क्या बन रहे हैं, दैट इज फाइन विद जब तक मी। लोगों का फायदा हो रहा है आपको इससे कोई दिक्कत लोगों का नहीं। नहीं, हाँ, लोगों का आम नहीं, लोगों आई एम का, हाँ, आम आम लोगों लोगों का, का, हाँ करेक्ट। बिल्कुल, आम आई एम लोगों वेरी का। हैप्पी विद दैट, शो मी द प्रोग्रेस। हम्म, आई बी सो डिलाइटेड, इट वरीज मी टू सी द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हम्म, वहां पे नैरेटिव चला रहे हैं आप, हम्म। दिख रहा है हमको, ये प्रॉब्लम जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण साहनी जी हमारे यहाँ थैंक यू। आने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे दर्शक जो अक्सर उनको प्रोपेगेंडा टेलीविजन पे नजर आता है और वो भी कहीं ना कहीं उनकी आंख में धूल झोंकना, एक झांसा जिसे कहा जाता है, एक झांसे में लेना। उम्मीद ये है कि यहाँ तथ्यों की जो बारिश और टूट बॉम्ब इस स्टूडियो में गिरे हैं उससे आपको कम से कम हालात को समझने में आपको जरूर मदद मिली होगी। शुक्रिया।